वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे होता है किसी भी एप्लीकेशन में। तो सिस्टम डिज़ाइन में हम जब भी डिज़ाइन करेंगे तो ये भी तो डिज़ाइन करेंगे कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं, दो तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहला सिंक्रोनस सिंक्रोनस ओके, दूसरा एसिंक्रोनस ओके। तो एक एक करके देख लेते हैं। सिंक्रोनस कैसे होता है कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, ओके, इसको इस एप्लीकेशन 2 से कोई रिस्पॉन्स चाहिए तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। अब जब इसने रिक्वेस्ट कर दिया तो ये जो एप्लीकेशन 1 है वो वेट करेगा, तब तक वेट करेगा जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। वो वेट ही करेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। इसे कहते हैं सिंक्रोनस एप्लीकेशन, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टाइप की चीज़ें। यहाँ पर वो वेट करेगा, कब तक वेट करेगा, जब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता वो और कोई काम नहीं करेगा। इसका एग्जांपल ऐसे समझिए, आप कई बार बैंक गए होंगे, ठीक है, तो आपने बैंक में फॉर्म फिल कर दिया कि मुझे पैसे चाहिए। तो आपने जब फॉर्म फिल करके उसको दे दिया तो आप वहाँ पर वेट करोगे जब तक आपको पैसे ना मिल जाए, नहीं तो कोई और पैसे लेकर चला जाएगा। उसी तरीके से आप कई बार खाना खाने जाते हो तो कई बार आप क्या करते हो, पहले काउंटर पे जाते हो, आप ऑर्डर देते हो और वो आपको एक टोकन देते हैं। तो जब ने आपने ऑर्डर दिया, आपने पेमेंट कर दिया, तो जब तक आपको टोकन नहीं मिल जाता, तब तक आप वेट करते हो वहाँ पर कि टोकन, क्योंकि आप उसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते। आप जाओगे कि मैंने मान लीजिए टोकन लिया डोसा का, आप जाओगे डोसा मांगने, वो देगा ही नहीं क्योंकि उसको टोकन चाहिए। तो आप नेक्स्ट स्टेप नहीं कर सकते तब तक जब तक आपको टोकन ना मिल जाए। तो जहाँ कहीं भी एप्लीकेशन में ऐसा कोई काम आ जाता है जहाँ पर आप कोई नेक्स्ट काम कर ही नहीं सकते जब तक आपको रिस्पॉन्स ना मिल जाए, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वेट करोगे जब तक आपको रिस्पॉन्स ना मिल जाए। और इस टाइप के कम्युनिकेशन को कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है? इसकी नीड सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती है जहाँ पर एप्लीकेशन को मान लीजिए एक एप्लीकेशन को पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 4 स्टेप की जरूरत है। स्टेप 1 2 3 4। अब स्टेप 1 में इसको कुछ रिक्वेस्ट करना है दूसरे कंपोनेंट से, एप्लीकेशन 2 से, ठीक है। अब जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, यही रिस्पॉन्स से वो कोई चीज़ कैलकुलेट करेगा, फिर उसी से कुछ तीसरा स्टेप होगा, चौथा स्टेप होगा। तो जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाता तब तक आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आगे की स्टेप तभी आप कंप्लीट कर सकते हो जब तक स्टेप 1 का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। तो जहाँ कहीं पर भी सिक्वेंशियल चीज़ें हैं और साथ में वहाँ पर इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स चाहिए, वहाँ वहाँ पर हम हमेशा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन यूज करेंगे। दूसरा सबसे मेन जगह जहाँ पर हमेशा यूज होगा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यूज होगा, जहाँ कहीं भी ट्रांजेक्शन की बारी है या कोई रिजर्वेशन करना है, वहाँ पर इसका यूज होगा। मान लीजिए कभी भी आप ई कॉमर्स पे या कहीं पर भी कुछ खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, जब तक पेमेंट कंफर्मेशन नहीं हो जाएगा तब तक आपका बुकिंग कंफर्म नहीं रहेगा, ठीक है, बुकिंग कंफर्म नहीं होगा। तो अब जैसे ही आप क्या किए, आपने पेमेंट पे क्लिक किया, आपने पेमेंट किया, तो जैसे ही बैंक से जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक आपकी बुकिंग कंफर्म नहीं मानी जाएगी। आपका आता नहीं, आपने पेमेंट किया उसके बाद लिखा रहता है योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली, तो वो तभी लिखेगा जब तक वो पेमेंट कंफर्मेशन आ ना जाए। तो यहाँ कभी भी जहाँ कहीं भी ट्रांजेक्शन की बारी आएगी वहाँ पर आप हमेशा याद रखिए वो सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन हुआ है। पेमेंट जहाँ कहीं भी ट्रांजेक्शन होगा, एसबीआई में आप ट्रांजेक्शन करने गए, यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किसी भी तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन तभी कंप्लीट हो, ट्रांजेक्शन का पूरा प्रोसेस उसी तरीके से होता है जब तक वो सिंक्रोनाइजेशन ना हो। आप उसके अलावा कहीं पर भी आप रिजर्वेशन करने गए हो तो रिजर्वेशन तभी कंफर्मेशन होगा जब उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो कहीं पर भी आप रिजर्वेशन करने गए हो, होटल बुकिंग करने गए हो, तो होटल बुकिंग में मान लीजिए आपने होटल बुकिंग के लिए सेलेक्ट किया कि मुझे होटल लिखाओ, होटल आपको दिख गया, तो आप जब उस पर क्लिक करने जाते हो कि मुझे ये होटल बुक करना है, तो उससे पहले वो सिस्टम क्या करेगा, जाके चेक करेगा कि रूम अवेलेबल है कि नहीं। तो जब तक रूम अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो कहीं पर भी रिजर्वेशन कर रहे हो या आप ट्रेन की टिकट बुक करने जा रहे हो, तो आपने पता कर लिया आपका ट्रेन ये है, तो उस दिन जब तक वो चेक नहीं कर लेता कि ये पर्टिकुलर ट्रेन खाली है या नहीं है तब तक वो बुकिंग करने नहीं देगा। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन हुआ, एक सिस्टम
जहाँ पर आप बुकिंग कर रहे हो, एक सिस्टम जहाँ डाटाबेस में सब कुछ रखा हुआ है कि डिटेल कि कौन सा सीट नंबर खाली है ट्रेन में, कौन सा नहीं है, वो जब तक वहाँ से कंफर्मेशन नहीं आ जाता, रिस्पॉन्स नहीं आ जाता कि हाँ जो ये बंदा सीट बुक करने जा रहा है वो सीट खाली है, अभी तक किसी ने बुक नहीं किया है, जब तक वो कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक आगे का प्रोसेस नहीं हो सकता बुकिंग का। तो कहीं पर भी रिजर्वेशन हो, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हो और सिक्वेंशियल चीज़ें हो कि एक के स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आप कर सकते हो, वहाँ पर हमेशा सिंक्रोनाइजेशन यूज होगा। ये आप समझ गए हो। तो आप सोचेंगे ये होता कैसे, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको यहाँ से रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, एप्लीकेशन 2 पर। तो ये क्या करेगा, एप्लीकेशन एक थ्रेड बनाएगा, थ्रेड। आप हमको हमेशा पता होना चाहिए कि एक जो प्रोसेस होता है उसमें कई मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं। तो एक थ्रेड टी मान लीजिए अलॉट कर दिया इसके लिए, तो टी थ्रेड जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगा जब तक इसको रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता। तो थ्रेड टी जो है वो कोई भी अपना प्रोसेस और नहीं कर सकता जब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर क्या होता है कि थ्रेड टी जो है वो ब्लॉक हो गया है टिल रिस्पॉन्स फ्रॉम एप्लीकेशन 2। एप्लीकेशन 2 से जब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक के लिए थ्रेड टी ब्लॉक हो गया, और जैसे इसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा तब जाके थ्रेड टी रिलीज होगा और कोई और दूसरा काम कर सकता है। तो आपको समझ में होगा यहाँ पर जब होगा थ्रेड क्या होगा, वो ब्लॉक कर दिया जाता है। इसीलिए कई बार इसको कहते हैं ब्लॉकिंग कॉल। ये जब क्या होता है, जब ये एक एप्लीकेशन यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है उसका एक थ्रेड, तो उसे कहते हैं ब्लॉकिंग कॉल, कि उसने एक ऐसा कॉल किया जिसके कारण वो थ्रेड ब्लॉक हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा तरीके का कम्युनिकेशन, क्योंकि हर जगह हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि किसी थ्रेड को ब्लॉक कर दे जब तक इसको रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो। तो हमारे पास दूसरे तरीके के भी होते हैं। वो कौन सा होता है, वो होता है एसिंक्रोनाइजेशन। एसिंक्रोनाइजेशन ये क्या होता है, ये एक लूजली कपल होता है कि मतलब एक एप्लीकेशन दूसरे से बहुत लूजली कपल होता है। इसने रिक्वेस्ट कर दिया, मिले तो फिर वेट नहीं करता। इसको समझिए ऐसे कि जैसे कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन 1 है, इसने यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा एप्लीकेशन 2, ये तुरंत रिस्पॉन्स करने की जगह एक इसको आईडी दे देगा, ट्रैकिंग आईडी आप समझ लीजिए, उस रिक्वेस्ट की एक ट्रैकिंग आईडी इसको दे देगा। और ये जो थ्रेड जिसने ये काम किया वो थ्रेड ब्लॉक नहीं है, वो रिलीज हो गया, उसको आईडी मिल गया, वो रिलीज हो गया। उसके बाद ये एप्लीकेशन क्या करेगा, इस थ्रेड आईडी को लेकर जाके इस पर चेक करेगा कि मेरे इस आईडी का काम कंप्लीट हो गया या नहीं। अगर रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया होगा, अगर रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया होगा तो ये क्या करेगा, एप्लीकेशन 2 इसको रिस्पॉन्स दे देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने वेट नहीं किया बल्कि एक आईडी इसको मिल गई और रिस्पॉन्स के लिए और बैठ गया, उसको लेकर जाएगा और उससे यहाँ से रिस्पॉन्स ले। इसे ऐसे समझिए, आप कई बार क्या करते हैं कि आप मान लीजिए ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो कई ऐसे शॉप्स होते हैं आपके आसपास होंगे जहाँ पर आप जाते हैं, उसको आप ऑर्डर दे देते हैं और वो आपको बिल बना के दे देता है और कहता है भैया शाम को आइएगा सामान लेकर जाइएगा। तो आप जब वहाँ पर जाके ग्रोसरी दुकान के सामने बैठ नहीं जाते हैं कि जब तक मुझे अपना सामान नहीं मिल रहा था मैं नहीं जाऊँगा। आप जाते हैं, अपना काम करते हैं, शाम को घर जाते समय आप अपना बिल दिखाते हैं उस शॉपकीपर को, शॉपकीपर आपको सामान दे देते हैं। उसी तरीके से होता है कि एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कर दिया, उसको एक आईडी मिल गई, वो अपना दूसरा काम कर रहा है, जब उससे काम कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन 2 से तो एप्लीकेशन 1 वहाँ पर ट्रैकिंग आईडी लेकर चला जाएगा, उससे रिस्पॉन्स लेकर आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे इसका कहाँ पर यूज होगा, तो देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज 2 जगह पर बहुत सही जगह होता है। एक तो ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा, जहाँ पर कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब एप्लीकेशन 1 ने कोई रिक्वेस्ट किया, ऐसा रिक्वेस्ट किया जिसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता हो, कंप्यूटेशन लगता हो, ठीक है, और जल्दी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन 2 को उसकी तुरंत ज़रूरत है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी और वो अपना आगे का काम करता रहेगा। दूसरा एक ऐसी जगह जहाँ पर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है और कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे मैंने आपको बुकिंग वाला साइट बताया, तो आपने होटल बुकिंग करने गए, आपने रूम सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, फिर पेमेंट करते हैं आप, जब यहाँ पर चेक हो गया कि रूम अवेलेबल है फिर पेमेंट करते हो, फिर बैंक आपका पेमेंट का कंफर्मेशन करता है। अब देखिए ये जो 3 स्टेप हैं वो क्या होंगे, एकदम सिंक्रोनाइजेशन वाला है। यहाँ एक ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि
पेमेंट आप तभी करेंगे जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो बुकिंग के लिए जो रूम सेलेक्ट किया वो अवेलेबल है। और पेमेंट करते समय सब कुछ सिंक में होना चाहिए। आपका जब तक कॉल डिटेल चेक नहीं हो जाता तब तक आगे अगले स्टेप में नहीं जाएंगे। जब तक आप ओटीपी नहीं देते थे तब तक पेमेंट नहीं हो सकता, और जब तक बैंक पेमेंट कंफर्मेशन नहीं देते थे तब तक पेमेंट कंफर्म बुकिंग आपका कंफर्म नहीं होगा। लेकिन आपने कई बार देखा होगा जब बुकिंग कंफर्म हो जाती है आपकी वेबसाइट पे तो वो बोलता है आफ्टर सम टाइम वी विल सेंड यू ए ईमेल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर जो ईमेल नोटिफिकेशन भेजा जाता है, ठीक है, ईमेल नोटिफिकेशन भेजा जाता है या मैसेज नोटिफिकेशन भेजा जाता है, ठीक है, आपको आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि ये बुकिंग सक्सेसफुल। ये कुछ देर बाद होता है, ये सिंक में हो गया, लेकिन ये बाद में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये फोर्थ स्टेप को एक साथ ना करते हुए ये 3 स्टेप को एक साथ कर लिया, और फोर्थ स्टेप के लिए उसने एक ट्रैकिंग आईडी दे दी, या अभी हम एक और तरीका पढ़ेंगे, वो 2 तरीके होते हैं एसिंक्रोनाइजेशन करने के, वो अभी हम देखेंगे। उन दोनों तरीके में से कोई एक तरीका यूज करके उसको फोर्थ स्टेप को बाद में किया जब उसको सिस्टम में काम मिला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 स्टेप एक साथ हुए और फोर्थ स्टेप अलग से बाद में हुआ। अब मान लीजिए अगर चारों स्टेप एक साथ करता तो क्या होता, उसको ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता एप्लीकेशन 1 को दूसरे एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता तो वो कम काम कर पाता और परफॉर्मेंस में दिक्कत आती। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टेप ज़रूरत नहीं है तुरंत करने के लिए उसे अलग रख दो, उसे एसिंक्रोनाइजेशन में रख दो, बाकी चीज़ों को सिंक्रोनाइजेशन में रखो कि परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाए। और यहाँ पर क्या होता है, जब भी ये थ्रेड जो जाता है वो ब्लॉक नहीं होता है, याद रखिएगा, यहाँ पर थ्रेड ब्लॉक नहीं होता, वो रिलीज कर देता है। इसके कारण परफॉर्मेंस इंक्रीज होता था, क्योंकि थ्रेड जितना देर तक ब्लॉक रहेगा उतना ही परफॉर्मेंस में डिक्रीमेंट आएगा। अब जानते हैं इसको करते कैसे, ये सिंक्रोनाइजेशन होता कैसे। एक तो आप जान गए ट्रैकिंग आईडी वाली, तो उसमें क्या होता है, एक जो मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन 1 क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा, उसको यहाँ से ट्रैकिंग आईडी मिल गई, विद द हेल्प ऑफ उस ट्रैकिंग आईडी से वो रिस्पॉन्स ले लेगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि एप्लीकेशन 1 क्या करेगा, को अगर एप्लीकेशन 2 से रिक्वेस्ट करना तो डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं करेगा, बीच में एक मैसेज क्यू होगा। क्या होगा, एक मैसेज क्यू होगा। वो क्या करेगा, एप्लीकेशन 1 इस मैसेज क्यू को रिक्वेस्ट भेज देगा, और ये एप्लीकेशन 2 यहाँ से एक एक रिक्वेस्ट लेता चला जाएगा, और अगर रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया तो उस एप्लीकेशन को जाके नोटिफाई कर देगा कि आपका रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन ना करते हुए एक मैसेज क्यू के थ्रू एप्लीकेशन करता है। और मैसेज क्यू आपको पता है किस तरीके होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, सॉरी, मैसेज क्यू आपको पता है क्यू डाटा स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, यानी कि जो चीज जो फर्स्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी कि जो बंदा यहाँ पर पहले आया होगा वो पहले बाहर से निकलेगा, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्यू जो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, इसी डाटा स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो अब देखते हैं मैसेज क्यू के बारे में, मैसेज क्यू क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, एक एक चीज देख लेते हैं। तो जो मैसेज क्यू है, ठीक है, मैसेज क्यू है वो मैंने आपको बता दिया क्यू डाटा स्ट्रक्चर पे काम करता है, ठीक है। अब मैसेज क्यू 2 एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए काम आता है। तो आपने सोचो, अब इसमें क्या होता है, जो एप्लीकेशन 1 होता है उसने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाला, मैसेज क्यू में सारे रिक्वेस्ट गए, यहाँ से एप्लीकेशन 2 सारे रिक्वेस्ट को लेगा, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन 1 हुआ ये प्रोड्यूसर हुआ, क्या हुआ, प्रोड्यूसर हुआ। ये जो बीच का है इसे एजेंट कहते हैं या ब्रोकर कहते हैं। और ये जो हुआ ये हुआ कंज्यूमर, ये कंज्यूम कर रहा है उस रिक्वेस्ट को, ठीक है। अब मार्केट में कई तरह के मैसेज क्यू अवेलेबल है, जिसमें से एक बहुत फेमस है जिसे कहते हैं काफका मैसेज क्यू। दूसरा हो सकता है आपने सुना हो नाम रैबिट मैसेज क्यू। ये सारे मैसेज क्यू बड़ी बड़ी एप्लीकेशन यूज करती हैं अपना काम करने के लिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैसेज इसका यूज कहाँ करेंगे। एक तो आप समझ गए होंगे कई बार परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए या कुछ काम जो हम बाद में डिले कर सकते हैं उसके लिए हम यूज कर लेते हैं एसिंक्रोनाइजेशन। आपने एक तो एप्लीकेशन समझ लिया है, मैंने आपको बुकिंग वाले समझा दिया। एक और चीज होता है कि मान लीजिए एप्लीकेशन 1 है, ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन 2 है। अब एप्लीकेशन 2 की एक लिमिट होगी, हर एक एप्लीकेशन की एक लिमिट होगी, वो इतने रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर सकता है। मान लीजिए वो 500 रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर सकता है, ठीक है,
500 रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर सकता है। ये उस एप्लीकेशन की एक लिमिट है। अब आपने गलती से ऐसा हुआ, या मान लीजिए आपका एप्लीकेशन अचानक बहुत ज्यादा उसके ऊपर लोड आ गया, बहुत लोड आ गया। कई बार आपने देखा होगा IRCTC की वेबसाइट पे एक साथ ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ सकता है, जैसे तत्काल बुकिंग के टाइम पे। तो आप क्या करेंगे, एक साथ वो सारे एप्लीकेशन को तो हैंडल नहीं कर सकता। मान लीजिए 800 एप्लीकेशन आने लगे, तो ये वाला तो फेल हो जाएगा, ये वाला फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, या इसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो उसके सारे रिक्वेस्ट यहाँ आएंगे, ठीक है, 800 रिक्वेस्ट आ गए, और यहाँ से वो एक एक रिक्वेस्ट इसमें भेजता जाएगा, 500 रिक्वेस्ट भेजता जाएगा, और इसको 500 हैंडल करके इसको नोटिफाई करता चला जाएगा। और उसी की जगह अगर डायरेक्टली इस एप्लीकेशन पे 800 रिक्वेस्ट आने लगते हैं, तो इसके लिमिट से ज़्यादा आने लगते हैं, तो इसका परफॉर्मेंस डिक्रीज होता, या ये फेल भी हो सकता था। तो ऐसी जगह पर हमें मैसेज क्यू का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और जगह जहाँ पर हम मैसेज क्यू का इस्तेमाल करते हैं वो होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एप्लीकेशन 1 है, ठीक है, इसने कोई प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। अब ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इस जो एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, इससे जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट पर आपको एक और प्रोसेस कंप्लीट कराना है, ठीक है, एक और प्रोसेस कंप्लीट। इस रिजल्ट के बेसिक पे एक और प्रोसेस चलेगा, लेकिन ये प्रोसेस दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। कई बार होता नहीं कि आपने एक बार ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दिया, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन तो एक प्रोसेस हो गया, यहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन आपके ट्रांजेक्शन के बेसिस पे आपकी रिपोर्ट बनती है कि इस महीने उसने क्या किया, इस महीने इसने क्या किया। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो आपने ट्रांजेक्शन किया उसी के बेसिस पे तो आपका रिपोर्ट बनेगा। तो ये दोनों प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस की जरूरत पूरी होगी। तो यहाँ पर मैसेज क्यू लगा देना जरूरी होता है कि एक एप्लीकेशन का मैसेज क्यू बन गया कि आज इसने कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए, उस सबको यहाँ पर मैसेज क्यू के द्वारा डाल दिया। अब ये वाला एप्लीकेशन क्या करेगा, वो सारे ट्रांजेक्शन को लेगा, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाएगा कि आज इसके पास कितने रुपए आए, इसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए गए। आपको रिपोर्ट एक दिन का हो सकता है, आपने रिपोर्ट चेक किया कि मेरा 25 तारीख को कितना रुपया निकला था, तो वो मैसेज क्यू में 25 तारीख का सारा कुछ आ जाएगा डिटेल, कितना रुपया गया, कितना रुपया गया, उसके हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पर जब भी होता है कि एक प्रोसेस का रिजल्ट दूसरे प्रोसेस को जरूरत है, लेकिन तत्काल नहीं जरूरत है, तुरंत नहीं जरूरत है, वहां पर मैसेज क्यू लग जाता है। अब मैसेज क्यू के दो तरीके से होते हैं, मैसेज क्यू दो तरीके का होता है। कौन कौन से? एक होता है पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर। इसमें क्या होता है, आप कभी कभी आप देखते होंगे ना, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को आपको ईमेल भेजना हो, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक एप्लीकेशन, ठीक है, आपने लिखा, अब उसको आपको पर्टिकुलर पर्सन को ईमेल भेजना, तो वो मैसेज क्यू में चला गया, उसके थ्रू वो ईमेल किया हुआ सेंड हो गया, एप्लीकेशन 2 के द्वारा सेंड हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने पीयर टू पीयर किया, कि मतलब एक से दूसरे की तरफ गया। लेकिन एक दूसरा तरीके का होता है जिसमें क्या होता है, एप्लीकेशन 1 यहाँ से मैसेज लेता है, एप्लीकेशन यहाँ से मैसेज लेता है और ढेर सारे लोगों को सेंड करता है, ढेर सारे लोगों को। इसे कहते हैं पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर मॉडल, पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर मॉडल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दो डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं, पीयर टू पीयर एंड पब्लिकेशन टू सब्सक्राइबर। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और पूरा आपको शायद आई होप आपको सारा प्रोसेस एकदम क्लियर समझ में होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।